माला। हाय माला। पता है मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। क्यों? क्योंकि आप बहुत प्यारी हो और मुझे आपसे बात करना बहुत पसंद है और आपको खुदकुदी भी। माला तुम फिर यहाँ आ गई मैम को डिस्टर्ब करने। सॉरी मैम, ये बहुत नॉटी है। मैंने इसको बोला था कि यहाँ मत आओ, पर ये मेरी बात ही नहीं सुनती है। इट्स ओके विधि, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? पता है मुझे माला के साथ रहना, उससे बात करना बहुत अच्छा लगता है और इस बोरिंग से हॉस्पिटल में सिर्फ यही तो है जिसकी वजह से मैं यहाँ बार बार आती हूँ। देखा कितनी प्यारी हो। अभी चलो। सॉरी मैम। जया, माला तुम यहाँ हो? ओ विधि, पता ही नहीं चला कि ये कब स्टाफ रूम से निकल गई। पर आप आए क्यों? वो तुम सवेरे से बिना कुछ कहे चली आई ना, इसलिए बहुत उदास थी और तुमसे मिलने के लिए जिद कर रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मेरी चिंता मत करो, ठीक है? माँ, इसको घर लेके जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, आ जाओ। बाय बाय। हेलो। जल्दी चलो, लेट हो जाएंगे फिर। I'm going for dance class. ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और ग्रैंड माँ को बिल्कुल परेशान मत करना, ठीक है? क्या बात है विधि, कुछ परेशान लग रही हो? कुछ नहीं माँ, आप जाइए, आप लोग लेट हो जाओगे। ठीक है, हम चलते हैं। Love you, Mama. Bye. लव यू टू। आओ। आज तो तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, है ना? विधि! मम्मी! मैम क्लियरली सुसाइड का केस लग रहा है। एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, पता चल जाएगा। मैडम, देखने से तो सुसाइड लग रहा है। क्या आप हमें वजह बता सकती हैं कि आपकी बेटी विधि ऐसा क्यों करेगी? नहीं, मुझे बस इतना मालूम था कि वो बहुत दिनों से परेशान थी। मैंने कई बार पूछा भी था उससे, पर उसने कुछ नहीं बताया। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। कुमार, विधि की सारी डिटेल्स निकालो और आसपास में पूछताछ करो। ओके मैम। मैम, विधि वेलनेस हॉस्पिटल में नर्स थी। तुम ऐसा करो कि विधि की सारी डिटेल्स निकालो, स्पेशली उसकी फैमिली हिस्ट्री। मैं और टीम हॉस्पिटल पे फोकस करते हैं। ओके मैम। विधि के बारे में कुछ जानती हैं आप? सब उसे बहुत पसंद करते थे। और उसका हस्बैंड? वो तो उसे छोड़कर चला गया। हस्बैंड के जाने के बाद बेटी की देखभाल बहुत अच्छी तरह से करती थी। विधि तुम्हारी दोस्त थी ना? हाँ सर, विधि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी।
कुछ दिन से काफी परेशान थी। डेफिनेटली वर्क रिलेटेड होगा सर। अगर पर्सनल होता तो मुझसे जरूर शेयर करती। और पर्सनल लाइफ सर, वो और उसकी बेटी थे। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर सुदाना का ऑफिस का है? आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट। वो एक अच्छी नर्स है। थी? अब यस थी। अब वो किसी प्रॉब्लम को लेकर आजकल डिप्रेस थी बहुत। मैंने खुद उसे सलाह दी थी कि वो कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ले। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो डिप्रेस्ड क्यों रहती थी? मैं स्टाफ के निजी मामले में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ। लेकिन क्या आप मुझे बता सकती कि वो किससे क्लोज थी, किससे बातचीत करती थी वो? अक्सर वो नर्सिंग स्टाफ और इंटर्न के साथ मिक्स होती थी। मैं तो उसके साथ ज़्यादा बात नहीं करता था, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। बेसिकली वो दिल की बहुत अच्छी थी, सबका ख्याल रखती थी। इसीलिए मैंने कई बार जानने की कोशिश की कि उसकी परेशानी क्या है, लेकिन उसने नहीं बताया। शायद डॉक्टर प्रीति को बताओ। हम बस बातें करते थे, उतना क्लोज भी नहीं थे। लेकिन वो वार्ड बॉय है ना अरुण, वो विधि को बहुत परेशान करता था। प्यार करता था और उसने मना कर दिया तो आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया? क्या बात कर रहे हैं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो शादीशुदा आदमी सर, मेरे उससे कुछ लेना देना नहीं था सर। आपके हर केसेस में विधि आपको असिस्ट करती थी ना? जी। आपने कभी नोटिस नहीं किया कि वो क्यों डिप्रेस थी या क्यों इतना परेशान रहती थी? एक्चुअली इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस में बिजी रहता हूँ कि ऑनेस्टली मैं ध्यान ही नहीं दिया। वैसे भी मेरा मानना है कि हॉस्पिटल में जितना फॉर्मल हो उतना बेटर है। ज्यादा दोस्ती यारी काम पर बुरा असर पड़ता है। मैम पूछताछ के बाद तो अरुण ही मेन सस्पेक्ट लग रहा है। एक काम करो, तुम उस वार्ड बॉय अरुण के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो जल्दी, ठीक है? कुमार, विधि का क्या पता चला? मैम विधि के फ्रेंड्स और पड़ोसियों से बात हुई, सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। तुम पीछे जाओ और तुम ऊपर। अरुण कहाँ है? बुलाओ उसे। सब वो नहीं है साहब। कहाँ गए? पता नहीं साहब। सर मिले आ रहे साहब, अंदर कोई नहीं सर। क्या तुम जानती थी उसके और विधि के बीच नर्स है, उसी हॉस्पिटल में काम करती थी। अरुण ने उसे काफी तंग किया। पता नहीं साहब, जहाँ भी जाते हैं हर जगह पे कोई ना कोई कांड कर ही देता है। उसकी वजह से सब कुछ छोड़ के फिर से नई जगह पे जाना पड़ता है साहब। विधि आखिरी बार इसी हॉस्पिटल में देखी गई थी। यहां से वो सीधा घर गई और घर जाके उसने सुसाइड कमिट किया। बेटर यही होगा कि आप लोग ही सच बता दो हमें, फिर हम तब तक पूछताछ करते ही रहेंगे जब तक सच हमारे सामने नहीं आता। एक एक से पूछेंगे, पेशेंट से भी, और फिर चाहे इस हॉस्पिटल की इज्जत की धज्जियां उड़ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैडम, हम अपने हॉस्पिटल की बदनामी क्यों चाहेंगे? आपके पीछे मैंने इन सब से पूछताछ की है मैडम। ये डेफिनेटली किसी बाहर के आदमी का काम है मैडम। जिसका भी काम है हम पता लगा के ही रहेंगे। बंद करना पड़ेगा हॉस्पिटल। अगर सच्चाई दुनिया के सामने आ गई तो एकदम मुश्किल से हॉस्पिटल मुनाफा कर पा रहा है, उस पर ये सारी कंट्रोवर्सीज। डॉक्टर हेगड़े, आप अपनी तरफ से स्टाफ और इंटर्न्स पे नजर रखिए, उन्हें कंट्रोल में रखिए। जरा सी लापरवाही और सब खत्म। जानता हूँ मैडम। क्या हम सभी पेशेंट से पूछताछ करेंगे? कोई चॉइस नहीं है राव। देखा नहीं तुमने, जैसे एक सवाल पूछने पर कोई एक ही जवाब दे रहा था। ये लोग तो मुंह खोलने से रहे, इसलिए पेशेंट से बात करनी ही पड़ेगी, स्पेशली डिस्चार्ज पेशेंट से। एक काम करो, सबका एड्रेस फाइंड आउट करो और उनसे बात करो। यस मैम। मैडम, मुझे शायद यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन विधि एक अच्छी इंसान थी। मैं ये नहीं जानता हूँ कि इस बात का ताल्लुक उसके डेथ के साथ है या नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसका अफेयर किसके साथ था। प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए। ठीक है जाओ। हम ऑन विधि।
मैं जानता हूं तुम मुझे पसंद करती हो। आई नो यू लाइक मी टू। फिर क्यों ऐसा शर्माना, दूर भागना? आप एक रेस्पेक्टेबल डॉक्टर को इस तरह कैसे? हम तुम्हारे प्रोफेशन पे सवाल नहीं उठा रहे, तुम्हारे कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे। हमें पता है तुम्हारे और विधि के अफेयर के बारे में। प्लीज आप इस बात को बाहर आने मत दीजिए। मेरी फैमिली है, सोसाइटी में रेस्पेक्ट है। उसकी मौत कैसे हुई? तुमने मजबूर किया ना उसे खुदकुशी करने के लिए, ताकि उससे छुटकारा पा सको, राइट? नहीं मैडम, मैं ऐसे क्यों करूंगा? सच तो यह है कि मैं इस अरेंजमेंट से खुश था। सब कुछ ऐसे ही जारी रखना चाहता था। ये सब उस अरुण वही परेशान करता था दीदी को, इसीलिए सुधा मैडम ने उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया था। राव मैम, अरुण का पता जल्द से जल्द लगाओ। मुझे उसकी फोन रिकॉर्ड, स्ट्रैंगुलेशन रिकॉर्ड सब चाहिए तुरंत। मैम विधि की फैमिली पूरी तरह से क्लीन है, कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। ओके, और पेशेंट्स का लिस्ट? ये मेरे पास है, मैं उन्हीं लोगों से बात करने जा रहा हूँ। कीप मी अपडेटेड। ओके मैम। आप कितने दिन थे हॉस्पिटल में? मैं मलेरिया ट्रीटमेंट के लिए 3-4 दिन हॉस्पिटल में थी। विधि एक बहुत ही अच्छी नर्स थी, पर पता नहीं क्यों काफी दिनों से कुछ डिस्टर्ब्ड और अपसेट थी। किसी काम की नहीं थी वो, स्पेशली जब उसकी बेटी आ जाती थी। आप कितने दिन थे हॉस्पिटल में? 4-5 दिन रहे थे। आप ट्रीटमेंट के लिए वेलनेस हॉस्पिटल जाती हैं, तो नर्स विधि को तो जानती होगी? जी हाँ, विधि बहुत अच्छी है, वो मेरी बहुत हेल्प करती है। एक्चुअली मैं वहाँ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए गई थी। तुम फिर यहाँ आ गई मैम को डिस्टर्ब करने। सॉरी मैम, ये बहुत नॉटी है। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने ट्रीटमेंट बंद कर दी। और क्या? जाने दो जया। नहीं गिरीश, आई एम फाइन। उसके बाद जब मेरी ट्रीटमेंट शुरू हुई। जया जल्दी, 11 की अपॉइंटमेंट है। आई चाबी ली आपने? हाँ ली। बाय अप्पा। अम्मा बंदे 1 निमिष। प्रसाद तो ले लो पहले। अच्छी खबर लेके आना, 4 साल हो गए अब तो। अम्मा चले? चलो। जया, जया क्या हुआ? अरे देखा, प्रसाद खाया और डॉक्टर के पास जाने से पहले ही खुशखबरी। गिरीश, जया क्या हुआ? जया बेटा, इट्स अ केस ऑफ लंग कैंसर। रोना बंद कर दो जया। इसलिए मैंने मना किया था कि जया से क्वेश्चनिंग ना हो। देखिए आई एम सॉरी बट क्वेश्चनिंग बहुत जरूरी है। विधि ने सुसाइड कमिट किया है। क्या? माय गॉड, विधि की फैमिली, बेचारी माला। क्या पिछले कुछ दिनों में आपने विधि के बिहेवियर में कुछ चेंजेस देखे हैं? जरा डिटेल में बताएंगे, आप लास्ट कब गए थी टेस्ट के लिए? हेवी डोज है बट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथली। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कल तक होश आ जाएगा। वी हैव आवर इंटर्न्स वर्किंग 24/7 हियर इन शिफ्ट्स। डॉक्टर तरुण को तो आप जानते ही है, ये है डॉक्टर प्रीति। एनी हेल्प, एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज कॉल देम। डोंट वरी, हम यहाँ पर हैं। वैसे भी जया मैम काफी स्ट्रांग है, जल्दी रिकवर हो जाएंगी। आपको चाहिए तो ऊपर कैंटीन है, चाय कॉफी स्नैक्स सब अवेलेबल है। लेकिन जया? डोंट वरी सर, उन्हें सोने दीजिए, आप जाकर आइए।
दिस इज नॉट लुकिंग गुड। इनको ईआर लेके जाना पड़ेगा। प्रीति, डॉक्टर हेगड़े को बुलाइए, इट्स वेरी अर्जेंट। क्या हो रहा है ये? इज शी ऑल राइट? प्रीति, प्रिपेयर द ईआर फास्ट। कोई बताएगा मुझे? इज शी ऑल राइट? सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कीमोथेरेपी का इतना बुरा असर? आपने तो कहा था कि साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। प्लीज काम डाउन मिस्टर गिरीश। आपको क्या लगता है ये कोई मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी का प्रॉब्लम है जहां 2 + 2 = 4 ही होगा? हर बॉडी, हर पेशेंट एक एक दवा, एक एक ट्रीटमेंट को अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है मिस्टर राय। मैं क्या कोई ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि एग्जैक्टली क्या होगा। इनफैक्ट आपको इस बात से राहत मिलनी चाहिए कि अब जया स्टेबल है, फिर से ऐसा कुछ नहीं होगा। आप प्लीज टेंशन ना लें। लेकिन अगर जया के साथ कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान कुछ हुआ है तो उसका विधि पर इतना असर कि वो सुसाइड कमिट करे, कुछ तो मैच नहीं कर रहा है। कीमोथेरेपी से जया के ऊपर होने वाले विपरीत असर के पीछे क्या वजह थी? आखिरकार क्यों नर्स विधि ने, जो उस रात हॉस्पिटल में मौजूद थी, अचानक अपनी जान ले ली? इधर पुलिस जया और विधि के केस के बारे में सोच विचार कर रही थी कि तभी उन्हें वार्ड बॉय अरुण की खबर मिली, जो बहुत दिनों से लापता था। मैम जीपीआरएस लोकेशन तो यही बता रहा है। आसपास सब जगह चेक करो, कुछ ना कुछ मिलेगा हमें जरूर। मैम ये देखिए। अरुण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसमें लिखा है कि हॉस्पिटल के किसी इंस्ट्रूमेंट से मर्डर किया गया है। वहाँ मेडिकल रेसिड्यू के ट्रेसेस भी मिले हैं। तो ये बात 100% कंफर्म्ड है कि हॉस्पिटल में से ही कोई इन्वॉल्व है। मुझे तुरंत इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अरुण की मर्डर के वक्त कौन कौन कहाँ था। मुझे ऐसा लग रहा है कि विधि की सुसाइड से अरुण के मर्डर का जरूर कोई कनेक्शन। तो ये बात साफ है, या तो हॉस्पिटल का कोई स्टाफ मेंबर या कोई पेशेंट हमसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहा है। आई नीड इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली। ओके मैम। आइए बैठिए प्लीज। मैम गिरीश राय, शी इज माय वाइफ जया राय। आप लोग वेलनेस हॉस्पिटल के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं हमें? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोग वहां फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए गए थे। जी वो मेरी वाइफ को कैंसर है, इसीलिए हमने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट रोक दी, क्योंकि जया पर कीमोथेरेपी शुरू की गई। फिर एक दिन पहले हमें पता चला कैंसर अभी भी है। लेकिन खुशखबरी ये है कि तुम माँ बनने वाली हो, मैं दादी बनने वाली हूँ। शायद पहली बार 3-4 महीने पहले जब हम डॉक्टर के पास गए थे और कैंसर का पता चला था, उससे पहले बच्चा कंसीव हुआ होगा। हो सकता है, इनफैक्ट यही हुआ होगा। हम कल ही गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर कंफर्म करेंगे। डोंट वरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप करीबन 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं। ये कैसे हो सकता है? कैसे? संभालो जया। मैं घर और हॉस्पिटल के सिवाय और कहीं नहीं गई गिरीश। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं किसी और के साथ। ये कैसी बातें कर रही हो? इधर आओ, बैठो। मैंने कोई तुमसे सफाई मांगी, तुम पर शक किया? प्लीज, तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है।
आई ट्रस्ट यू। मैं प्रेग्नेंट? हाउ इज इट पॉसिबल? एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब तुम हॉस्पिटल में थी बेहोश, तभी किसी ने तुम्हारी बेहोशी का फायदा उठाकर जया, जया, उठो जया। रोना मत जया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम उस रेपिस्ट को नहीं छोड़ेंगे जया, जरूर सजा दिलवाएंगे। I'm sorry जया, समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी। मैं तुम दोनों को झूठी तसल्ली देना नहीं चाहती। हमारे लिए इस क्रिमिनल को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो, क्योंकि काफी समय बीत गया है इस इंसिडेंट को और सारे फिजिकल एविडेंस, सारे सबूत मिट चुके हैं। स्टिल हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। विल ट्राई आवर बेस्ट। राव, मुझे लग रहा है कि ये दोनों केसेस ना कनेक्टेड हैं। जया के साथ हुआ बलात्कार और विधि की आत्महत्या, और इन दोनों केसेस का अरुण की मर्डर के साथ कुछ कनेक्शन है। हो सकता है विधि ने कुछ ऐसा देखा हो जिसकी वजह से उसे चुप रहने की धमकी दी जा रही हो और फिर उसने आत्महत्या कर ली। एक काम करो, हॉस्पिटल पे 24 घंटे नजर रखो, लेकिन सबसे पहले उस डॉक्टर सुधा नायक और हेगड़े को मेरे सामने लाओ। बताओ, जया के साथ हुआ बलात्कार और विधि की मौत का क्या कनेक्शन है? बोलो। बलात्कार? ये आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ नहीं जानती, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कोई रेप नहीं हुआ है सर। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? बोलो। क्योंकि ऐसा कुछ मैं होने ही नहीं दूंगी। और अगर तुम्हें बलात्कार के बारे में पता था और तुमने हमसे छुपाया तो सजा तो तुम्हें भी होगी, क्योंकि ऐसे घिनौने जुर्म को छुपाना भी बहुत बड़ा जुर्म होता है। वैसे भी सबूत है हमारे पास। याद रहे, किसी को एक खबर नहीं होनी चाहिए। ये बात इस रूम से बाहर नहीं जाएगी। अगर गलती से भी किसी को पता चला तो खासकर पेशेंट की फैमिली को सब खत्म हो जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? सर, मैं सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन सुधा मैडम ने धमकाया कि वो मेरे और विधि के बारे में मेरी पत्नी को बता देगी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। आप तो जानते हैं एक हॉस्पिटल को चलाना कितना मुश्किल होता है, खास करके एक औरत के लिए। एक औरत होने के नाते आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। एक औरत होने के नाते तुमने समझने की कोशिश की कि जया पर क्या बीती होगी। एक कैंसर पेशेंट पर, एक औरत पर, जब बेहोशी की हालत में उसके साथ बलात्कार किया गया हो। कोशिश की तुमने? सॉरी। क्या वैल्यू है तुम्हारे सॉरी की? अगर तुम्हें वाकई पश्चाताप है, प्रायश्चित करना चाहती हो तो दरिंदे को ढूंढने में हमारी मदद करो। बताओ कौन हो सकता है? अरुण ने ही किया होगा सर। विधि को ना पाने से वो फ्रस्ट्रेटेड था। जिस रात को जया का रेप हुआ उस रात भी वो इसी वजह से गुस्से में था। मुझे अरुण पे ही शक था। और तुमने मुंह बंद करवाने के लिए उस अरुण का खून किया। तुमने या तुम्हारे डॉक्टर हेगड़े ने या दोनों ने मिलकर, राइट? नहीं मैम, हमने किसी को नहीं मारा, हमने कुछ नहीं किया। क्या जया के बलात्कार और अरुण की मौत के बीच में कोई कनेक्शन था? क्या जया को इंसाफ मिल पाएगा? क्या विधि और अरुण के कातिल को पुलिस ढूंढ पाएगी? विधि की मौत का माला पर बहुत गहरा असर हुआ था। वो बेचारी ये समझ ही नहीं पा रही थी कि उसकी माँ उसे क्यों छोड़कर चली गई। इधर गिरीश अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो जया को खुश रखे
ताकि वो उस हादसे को भूल जाए और अपनी जिंदगी को फिर से नॉर्मल तरीके से जिए। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो दोनों के गुनहगारों को जल्द ढूंढ ले। मैम, डॉक्टर हेगड़े और डॉक्टर सुधा के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि वो लोग उस जगह पर नहीं थे जहां उनका मर्डर हुआ है। उनके एलिबी भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस केस से कनेक्टेड नहीं है। हो सकता है उन्होंने किसी को हायर किया हो अपनी तरफ से ये काम करने के लिए, या दूसरा ये हो सकता है कि रेपिस्ट को पता चल गया कि अरुण ने उसे देख लिया, इसलिए उसने अरुण का मर्डर कर दिया। हो ना हो, ये तीनों केसेस ना रेप से ही कनेक्टेड है, क्योंकि शुरुआत हुई है रेप से, उसके बाद सुसाइड, उसके बाद मर्डर। मुझे लगता है अगर हमें रेपिस्ट मिल गया ना तो ये तीनों केस झट सॉल्व हो जाएंगे, और उसके लिए एक तरीका है मेरे पास। हॉस्पिटल के सारे मेल स्टाफ, मेल पेशेंट्स, सबके डीएनए सैंपल्स चाहिए मुझे, ताकि जया के होने वाले बच्चे के डीएनए सैंपल के साथ हम उसे मैच कर सकें। तुम ऐसा करो, तुम अरुण के बारे में पता लगाओ, उसके सारे डिटेल्स चाहिए मुझे, किससे मिलता था वो, उसके दुश्मन कौन कौन थे, वगैरह वगैरह। तब तक मैं इन दोनों केसेस को जोड़ने की कोशिश करूँ। ओके। क्या हुआ? सब ठीक है ना? बच्चा तो ठीक है ना? कीमोथेरेपी का बच्चे पे बुरा असर पड़ सकता है, इसीलिए डॉक्टर ने बच्चा गिराने की सलाह दी है। जया रेडी? मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें बिल्कुल दर्द ना हो। ओके, रिलैक्स। इंस्पेक्टर शेट्टी। अच्छा वो आप लोग मिल गए। हम लोग आप ही के पास आ रहे थे। हमने कुछ डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और उसे कंपेयर करने के लिए हमें आपके होने वाले बच्चे का सैंपल चाहिए होगा। आई होप कि हमें बहुत देर नहीं हुई। आप लोग अबॉर्शन के लिए गए थे ना? नहीं, आई कुडंट, मैं नहीं करवा पाई। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा। अब हम डीएनए सैंपल की मदद से आपके गुनहगार को जरूर ढूंढ पाएंगे। मैम, खबरी ने एक इन्फॉर्मेशन दी है, जहां अरुण का मर्डर हुआ था वहां किसी और को भी देखा गया था। हमें पता चल गया है, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। बोलो। हाँ मैडम जी, मैंने ही मारा था उसको, मैंने ही सब कुछ किया था। मैंने मार डाला अपने पति को, मार डाला मैंने अपने पति को। मेरी जिंदगी खराब कर दी थी उसने। शादी के बाद एक दिन या एक रात मैंने सुकून से नहीं बीता। हमेशा वही लड़ाई झगड़ा, लड़कियों को छेड़ना और पता नहीं क्या क्या करता था। इसलिए तुमने उससे इतनी बेरहमी से मारा? तंग आ गई थी मैं उसकी हरकतों से। आपके पूछताछ करने के बाद 1-2 दिन के बाद वो आया था घर और मैंने उससे पूछा भी था। रुको, कौन सा कांड करके आए हो? क्या किस किया? लड़की को छेड़ा है तुमने? मैं कुछ नहीं किया यार। क्या कुछ नहीं किया है? अगर कुछ नहीं किया तो पुलिस बार बार घर क्यों आ रही है? मुझे पता नहीं। क्या पता नहीं? अब किस लड़की को छेड़ के आए हो और कौन सा नया कांड किया है? अरुण की पत्नी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, पर अब भी ये पता लगाना बाकी था कि जया का बलात्कार किसने किया था और विधि की आत्महत्या की वजह क्या थी। पुलिस को अब डीएनए रिपोर्ट्स के आने का इंतजार था। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मैडम। कुछ मैच हुआ? जी मैडम।
पुलिस? बता, मुंह खोलने को तैयार है या फिर? मैंने क्या किया? आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैंने तो सिर्फ वही किया जो उन्होंने कहा था। किसने कहा तुझसे? पता। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, बस मेरी छोटी सी मदद कर दो। मिस्टर गिरीश, चल शुरू हो जा। बोल तेरी कहानी क्या है? ये रेप का पूरा प्लान तेरा था? नहीं, मैंने रेप नहीं करवाया। मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ सर। झूठ बोल रहा है तू। वैसे तू प्यार कहता है? नहीं मैडम, सच में मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। हम क्यों माने तुम्हारी बात? मैं क्यों अपनी बीवी का रेप करवाता? मैं तो बस अपना एक बच्चा चाहता था, इसलिए मैं विधि से मिला हूँ। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, बस मेरी छोटी सी मदद कर दो। मुझे कुछ ही दिन पहले पता चला है कि प्रॉब्लम मुझ में है, जिसकी वजह से मैं कभी बाप नहीं बन सकता हूँ। फिर मैंने सोचा कि जया तो माँ बन सकती है ना, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आया। जया तुम्हारे हॉस्पिटल में फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आती है। तुम्हें मौका देकर उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना होगा, ताकि जया प्रेग्नेंट हो जाए और मेरी कमजोरी किसी को ना पता चले। प्लीज हेल्प मी। इज देयर अ डिफरेंस? चाहे रेप हो या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उनको तो बच्चा चाहिए था। चाहे जैसे भी हो, मैं तो हेल्प कर रहा था। ये तेरी हेल्प है? अब ना तुझे ऐसी 3rd डिग्री देंगे ना कि कोई भी पेन किलर काम नहीं आएगा तुझे। आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं। मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। क्या मतलब है तेरा? मुझे लड़कियां बहुत पसंद है। जिसको भी मैं चाहता हूं वो मुझे कभी नहीं मिलती। हमेशा आई गेट रिजेक्टेड, आई फेल। फिर जया मैम एडमिट हुई, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर एक दिन विधि आई, उनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाना था जया मैम का। जैसे मुझे पता चला कि जया को कैंसर है। इट्स अ केस ऑफ लंग कैंसर। मैं तुरंत ये प्लान कैंसिल करवाना चाहता था। मैंने विधि को फोन भी किया, उसने मेरा कॉल पिक भी नहीं किया। मुझे मौका मिल गया अपना प्यार जताने का। अब बता, विधि का इस सबसे क्या कनेक्शन है? सुसाइड क्यों किया उसने? बदकिस्मती से विधि वहां आ गई और उसने सब कुछ देख लिया। लेकिन रेप होने के बाद उसने मुझे कॉल किया। सर, वो डॉक्टर तरुण ने जया मैम का रेप कर लिया। क्या? सर, मैंने उसका सिर्फ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हेल्प मांगा था, पर वो आई डिडंट नो ही वुड रेप अस सर। और मुझे वो धमकी दे रहा है, वो सब कुछ सबको बता देगा। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। देखो विधि, तुम्हें चुप रहना होगा। मैं कभी ऐसा नहीं चाहता था कि
जया के साथ ऐसा हो। प्लीज विधि, देखो तुम्हें कितने पैसे चाहिए बोलो, मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें चुप रहना होगा। तूने ये बात छुपाकर उसे सुसाइड करने के लिए फोर्स किया, तूने हमसे बातें छुपाई, ये तेरा प्यार है? बिलीव मी मैडम, मैं सिर्फ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन चाहता था, लेकिन तरुण ने। मैंने कहा था उसे कि अपना मुंह बंद रखे, लेकिन बेवकूफ वो जाकर डॉक्टर हेगड़े को सब कुछ बता दिया, और फिर डॉक्टर हेगड़े ने सुधा मैम को सब कुछ बता दिया। आखिर में हुआ क्या? वही जो मैंने बताया था, सबने मिलकर विधि का ही मुंह बंद कर दिया और सारे मामले को दबा दिया। जब उन्हें विधि से खतरा महसूस हुआ, तब उन्होंने धमकी दे देकर उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया, और मैं बच गया। बच गए थे, अब नहीं। तुम जैसे दरिंदे को ऐसी सजा मिलेगी ना कि जिंदगी भर तुम जेल की सलाखों के पीछे रहोगे। अपनी कमजोरी छुपाने के लिए इतना बड़ा नाटक क्यों गिरीश, क्यों? मुझसे एक बार बात तो कर लेते, शायद हम कुछ कर पाते, लेकिन तुमने तो। आई एम सॉरी जया, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। बच्चा तो मैं भी चाहती थी, लेकिन ऐसे। मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता था जया। बस गिरीश, मुझे तुम्हारी और कोई बात नहीं सुननी। जया, आई एम सॉरी। लगभग हर विवाहित जोड़े को बच्चे की चाह होती है, और ये स्वाभाविक भी है। हर कोई चाहता है कि उसका परिवार आगे बढ़े, खुशियां दुगनी हो जाएं, लेकिन ये चाहत इतनी ना बढ़ जाए कि उसके लिए झूठ और फरेब और जुर्म का सहारा लेना पड़े। गिरीश की चाहत की वजह से कई जिंदगियां बर्बाद हो गईं, और अब गिरीश और जया अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटने की कोशिश में जुट गए हैं। वेलनेस हॉस्पिटल के डीन और डॉक्टर्स जो इस केस से जुड़े थे, उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया और उन्हें सजा भी हुई। डॉक्टर तरुण को और अरुण की पत्नी को उम्र कैद की सजा हुई। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। शिल्पा, डॉक्टर प्लीज मेरे साथ जल्दी चलिए घर में। वो शिल्पा ना जमीन पे गिर गई, उसको कुछ हो गया। आता प्लीज चलिए। अगं मी जरा श्यामच्या घरी जाऊन येतो, त्यांची बायको बेशुद्ध पडली। चलो चलो। ये देखो डॉक्टर, शिल्पा भाभी। क्या? शशांक, ये बेहोश नहीं हुई है, ये तो मर गई है। सलाम मैडम। वहाँ ऊपर हुआ है मैडम, आइए इस तरफ। चला बाजूला। ये डेड बॉडी सबसे पहले किसने देखी? मैंने देखी। आप? मैं शशांक शाह, इनका पति। मैंने आपको फोन किया था मैडम। जब आपने देखा था तब जिंदा थी? पता नहीं मैडम, मैं जब घर पे आया तो मुझे लगा क्या हुआ,
बेहोश हो गई शायद, इसलिए मैं भाग कर गया और मैं डॉक्टर जोशी को बुला के लिया। डॉक्टर जोशी? यस मैडम, मैं हूँ डॉक्टर जोशी। जब मैंने इनको चेक किया तो मैंने देखा कि इनके गर्दन के पीछे स्वेलिंग, शायद फिसल के गिरी हो और उसके वजह से उनको एक चोट लगी। शायद मौत की वजह ये चोट ही है मैडम। पाटिल, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाओ। ओके मैम। आप सब लोग बाहर रुकिए जरा। पाटिल, ये सैंडविच फोरेंसिक लैब भेजो, लैपटॉप कस्टडी में लो और बॉडी भेजो पोस्टमार्टम के लिए। ओके मैम। पाटिल, ये फोर्स एंट्री के तो कोई निशान नहीं है घर पर। इसका मतलब है शिल्पा कातिल को जानती थी, इसलिए उसने अंदर आने दिया। या फिर हो सकता है कातिल के पास घर की चाबी हो। और ये शिल्पा के बॉडी पर भी खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारने का कोई निशान नहीं। इसका मतलब है पाटिल, ये शिल्पा कुछ देर पहले लैपटॉप पर किसी से चैट कर रही और थोड़ी देर बाद उसका पति घर पे आया था। एक काम करा, साइबर एक्सपर्ट को बुलाओ, ये चैट की सारी इंफॉर्मेशन निकालो। हो सकता है ये एक्सीडेंट हो, लेकिन ये भी हो सकता है ये प्लान मर्डर हो। हमें सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी चाहिए। ओके मैम। चलो हटिए। शिल्पा। शशांक शशांक शशांक, संभाले अपने आप। शशांक, हौसला रखो शशांक, संभालो अपना। शिल्पा की मौत में हादसा और कत्ल दोनों की ही संभावना थी और पुलिस को इन्हीं संभावना को जांचते हुए इनमें से किसी एक नतीजे पर आगे पहुंचना था। अगर यह हादसा था तो काम के वक्त ऑफिस में होने की बजाय शशांक घर पर क्यों मौजूद था? शिल्पा की गर्दन पर सूजन क्यों थी? क्या यह सूजन किसी हथियार के वार की वजह से थी? और अगर यह कत्ल था तो इस कत्ल का मकसद किसके पास था और क्या था? घर के दरवाजे पर जबरदस्ती दाखिल होने के कोई निशान नहीं थे। शिल्पा की डेड बॉडी के पास एक लैपटॉप था जिस पर एक चैट विंडो खुली हुई थी। क्या लैपटॉप पर की गई इस अधूरी चैट में कोई राज छिपा था? मैडम, ये जो शिल्पा है ron_for_you से बने आईडी के साथ चैट कर रही थी। किस बात पे चैट कर रहे थे? चैट नहीं कर रहे थे, लोग झगड़ा कर रहे थे। ये जो सेकंड विंडो है वो ron_for_you का है। देखिए। नहीं मैडम, मैसेज से कुछ पता नहीं चल रहा है झगड़ा किस बात पे हो रहा था, पर एक बात जरूर है, ये ron_for_you के पास शिल्पा की कोई कमजोरी थी जिसे शिल्पा रिकवर करके डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। जरा प्रीवियस मैसेजेस चेक करो, हो सकता है किसी बात का जिक्र किया हो। नो मैम, प्रीवियस चैट डिलीट किया गया है। ये मैसेज हिस्ट्री लैपटॉप से रिकवर की जा सकती है? या बिल्कुल, इट कैन बी डन, बट इट टेक्स टाइम। नो प्रॉब्लम, जितनी जल्दी हो सके पूरी की पूरी चैट हिस्ट्री रिकवर करो और ये ron_for_you का भी आईपी एड्रेस निकालो। ओके मैम। मैडम, शशांक शाह आया है। आप ये रॉन के बारे में क्या जानते हैं? जी, कौन? ron_for_you, जिसके साथ आपकी बीवी मरने से कुछ देर पहले चैट कर रही थी। दिखाओ इन्हें। नहीं पता। शिल्पा के किसी चैट फ्रेंड को जानते हैं आप? जी नहीं, उसने कभी बताया भी होगा तो अब याद नहीं है मुझे। शिल्पा की किसी के साथ कोई दुश्मनी या फिर कोई झगड़ा हुआ था? जी नहीं। कल आप 1:30 बजे इत्तेफाक से घर पे थे या अक्सर रहते हैं? नहीं, मैं एक इम्पोर्टेंट फाइल भूल गया था, वही लेने घर पहुंचा था। मिस्टर शाह, आपकी और आपके बीवी की कुछ ठीक बनती नहीं है क्या? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपके पास आपके घर की दूसरी चाबी तो होगी ना? हाँ,
लेकिन ये सब आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है मिस्टर शाह, आप अभी जा सकते हैं, लेकिन ये केस सॉल्व होने तक शहर से बाहर मत जाइएगा। जी ठीक है। मैडम मुझे लगता है ये आदमी झूठ बोल रहा है। फाइल भूलने का सिर्फ बहाना बना रहा है, क्योंकि घर में फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं थे और घर की दूसरी चाबी इसी के पास है। पाटिल, हमें रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। ये शशांक की हर एक हरकत पर नजर रखो और शशांक और शिल्पा के रिश्ते के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। ओके मैडम। चल तुझसे कुछ बात करनी। चल चल। लो चाय लो। घर के अंदर का कैसे बताएंगे सर? लेकिन बाहर से देख के पता चलता था कि दोनों में कुछ खास बनती नहीं थी। मतलब ये जो शाह साहब थे ना, वो मैडम पे बहुत चिढ़ा करते थे। दोनों को एक दूसरे से बात करते भी देखे नहीं कभी हम। अच्छा ऐसा कोई है जो घर के अंदर का भी जानता हो? यानी कोई काम वाली भाई, आस पड़ोस में कोई भी? उनकी एक सहेली है साहब, वो 411 वाली मैडम राधिका। सर शिल्पा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। इनफैक्ट वो जिस दिन से इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुई थी उसी दिन से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ का आपस में रिश्ता कैसे था? शुरुआत में तो ठीक ही था सर, मतलब कभी कोई अनबन नहीं सुनी। दोनों अपने काम में बिजी रहते थे। भाई साहब का बिजनेस है और शिल्पा एक कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन लास्ट ईयर उसने अचानक अपनी जॉब छोड़ दी। क्यों? क्योंकि शशांक को बच्चा चाहिए। रिजाइन करने के पहले एक बार तो सोचती, तुम्हारा करियर पीक पे है, बच्चा क्या 2 साल बाद भी हो सकता है ना। बात सिर्फ बच्चे की नहीं है राधिका, शशांक को लगता है कि मेरा बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए हर छोटी मोटी बात पे वो मुझसे लड़ता रहता है। और अब तो मुझे लगता है कि उसने अपने घर वालों को भी ये बात बता दी और शायद बच्चे का आइडिया भी उन्होंने ही दिया। बच्चे के नाम पर वो मुझे जॉब छोड़ने के लिए फोर्स कर रहा है। उसी दिन से वो उस पर नजर रखने लगे थे। उनका ऑफिस यहीं पास में ही था, तो वो किसी भी वक्त किसी भी रीजन से घर पे आते थे। शिल्पा को भाई साहब की ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं आती थी और अक्सर उन दोनों में बहुत झगड़े होते थे। भाई साहब आप आज जल्दी आ गए? हाँ, आज ही नहीं, ये रोज ऐसे बीच में घर आ जाते हैं मुझ पे नजर रखने के लिए। जाके पूरा घर अच्छे से छान मारो, कोई आदमी नहीं है घर में। वो मेरी घड़ी भूल गया था इसलिए आया था मैं। अच्छा, ये रोज कुछ ना कुछ भूलते हैं वापस आने के लिए। इन्हें लगता है कि इनके पीठ पीछे मैं किसी और मर्द के साथ रंगरलियां मनाती हूँ, है ना? इसलिए मुझे रंगे हाथ पकड़ने के लिए आ जाते हैं ऐसे। मैं पहले ऐसा नहीं था, लेकिन दिन भर तुम्हारा ये घर पे जो चलता है ना, उसकी वजह से मुझे ऐसा बनना पड़ा। क्या चलता है? नहीं क्या चलता है बताओ ना मुझे, और खुद जाकर देखो और मुझे भी बताओ कि क्या चलता है। इस वहमी आदमी ने मेरी अच्छी खासी नौकरी छुड़ाकर मुझे इस घर में कैद करके रखा है। इससे भी मन नहीं भरा, चैन नहीं आया। मुझ में जासूसी करते रहते, जब देखो तंग आ गई मैं इनसे। क्या शिल्पा का किसी के साथ अफेयर चल रहा था? सर वो तो पता नहीं। शशांक के झगड़े का मेन रीजन था शिल्पा की ऑनलाइन फ्रेंडशिप। बेचारी घर में दिन भर अकेली होती थी, बैठे बैठे उसे ऑनलाइन चैटिंग की आदत लग गई थी। हमेशा लैपटॉप के सामने ही बैठी रहती थी। मैम ये रॉन फॉर यू का आईपी एड्रेस और ये लोकेशन है। जी कहिए। नाम क्या है तुम्हारा? रौनित वेणुगोपाल। पर बात क्या है सर, बताइए। मैंने किया क्या सर? अरे ऐसा लैपटॉप शोधा। यस सर।
सर मैं नहीं जानता ये औरत कौन है। अगर इस औरत को जानते नहीं हो तो उसकी चैट विंडो पे तुम्हारा आईडी और फोटो कहाँ से आया? मैम ये फोटो मेरा जरूर है पर ये आईडी मेरी नहीं है और मैंने तो इस औरत से कभी चैट भी नहीं किया। मैम जी किसी की हरकत है, किसी ने जानबूझकर मेरा फोटो यूज किया है इस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। और सर मेरी बहुत फ्रेंड्स हैं, बिलीव मी मैं कभी ऐसी कोई चीप हरकत नहीं करूंगा मैम। चलिए बता, कल दोपहर 2 से 4 के बीच में कहा था? अपने घर पर था। कौन था साथ में? अकेला था। सर सच बोल रहा हूँ, अकेला था मैं। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम्हारा लैपटॉप हमारी कस्टडी में रहेगा और कोई भी होशियारी करके शहर के बाहर जाने की हिम्मत मत करना। 24 घंटे तुम हमारी निगरानी में हो। जाओ। पाटिल, जितनी जल्दी हो सके शशांक, रोनित और शिल्पा तीनों की मोबाइल डिटेल्स निकालो। हो सकता है ये एक लव हेट ट्रायंगल हो। साइबर एक्सपर्ट अगर रोनित और शिल्पा की डिलीट की हुई चैट हिस्ट्री निकाल लेता है तो इनकी बैक स्टोरी भी पता चल जाएगी। ओके मैम। मैडम शिल्पा ने जो चैट हिस्ट्री डिलीट की थी उसको हम लोगों ने काफ़ी हद तक रिकवरी कर ली है। ये पेन ड्राइव पे मैंने कॉपी करके आपको दे दी। और रोनित के लैपटॉप की चैट हिस्ट्री? मैम इट विल टेक सम टाइम। शिल्पा और रोनित के बीच हुई चैट हिस्ट्री से साफ जाहिर था कि ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला था और ये बात भी साबित हो चुकी थी कि शशांक को शिल्पा के किसी के साथ अफेयर होने का शक था। ये सारे तथ्य इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि शिल्पा के कत्ल के पीछे शशांक या रोनित दोनों में से किसी एक का हाथ था। पाटिल, हमारा शक सही निकला है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ही केस है। एटलीस्ट ये रोनित और शिल्पा की चैट तो इसी तरफ इशारा करती है। हाँ मैडम, और शशांक के मामले में भी हमारा शक सही निकला है। ये शशांक जितने मासूम बनने की कोशिश कर रहा है उतना वो है नहीं। हो सकता है शिल्पा का रोनित या किसी और के साथ अफेयर चल रहा होगा और उसकी भनक शशांक को लग गई। उस दिन जो हमारे सामने वो कर रहा था वो सब कुछ नाटक था। ये तीनों के कॉल रिकॉर्ड से कुछ हाथ लगा है क्या? नहीं मैडम, शशांक और शिल्पा के बीच में एक दूसरे को कॉल किए गए हैं, लेकिन शिल्पा और रोनित के बीच में एक भी कॉल किया गया नहीं। एक काम करो, ये शशांक को उठाओ। देख, हमें पता है तेरा और तेरे बीवी का ठीक से बनता नहीं है। तुझे शक है उस पे, इसलिए तू ये बैग भूलने के बहाने लेकर घर पे पहुंच जाता है उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए। और 7 मई को तेरी मुराद पूरी हुई। जब घर पहुंचा तो कौन था उसके साथ? बोल। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे उस पर शक था, लेकिन उसकी वजह उसका बिहेवियर था। पाटिल, ऐसा नहीं बोलेगा ये, इससे बुलवाना पड़ेगा। निकालो इसकी मासूमियत, निकालो। आप सुनो सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। पाटिल, कोई भी इंसान अपनी बीवी को इसलिए नहीं मारेगा कि वो चैट करती है या फिर ऑनलाइन फ्लर्ट करती है। पाटिल, ये शशांक अगर ऑफिस से आया था और रोनित घर पर था। अपने घर पर था मैम। दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। कोई तो था वहां पर। पुलिस तुझे घर से उठा के लेके गई। तेरे वजह से पूरे खानदान की बदनामी हो गई। अभी मैं आ रहा था तो बिल्डिंग में लोग मुझे तेरे वजह से क्रिमिनल की तरह देख रहे थे। क्या क्या तूने? पुलिस तुझे क्यों उठा के लेके गई? बोल। पुलिस तेरा लैपटॉप क्यों लेके गई और तुझे क्यों उठवाया? कितनी बार बोलूं पापा, कुछ भी नहीं किया मैंने। तुझे सब पता है, तू जानबूझ के सच नहीं बोल रहा। देख, एक दिन तेरे वजह से हम सब फंसेंगे। मैडम, शिल्पा से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना है। मैडम, इस पीएम रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पा की मौत गर्दन के पीछे जो चोट आई थी उसके वजह से ही हुई है। पाटिल, हो सकता है किसी ने उसे धक्का दिया हो या फिर मारा हो, जिसकी वजह से उसे ये चोट आई है। मैडम, इसका मतलब ये मर्डर है। एक काम करा पाटिल, ये रोनित पर 24 घंटे नजर रखो। उसके हिसाब से काफी लड़कियां उसकी फैन है, उसके पीछे पड़ी है। देखो जरा कौन कौन पीछे पड़ा है उसके। हो सकता है ये पीछे वाला ही हमें आगे का रास्ता दिखाएगा। रुको, आपके साथ बात करनी है सर। कौन सर? मैं सतीश पाटिल, पुलिस सब इंस्पेक्टर, मुलुंड पुलिस स्टेशन।
मुझे रोनित के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। मैडम ये देखिए, ये रोनित ने 4 अकाउंट खोल के रखे हैं सोशल मीडिया पे और चारों का इस्तेमाल करता है औरतों से बात करने के लिए। और एक बार चैट रिकवरी हो जाए ना तो हमें पता चल जाएगा कि ये औरतों के साथ क्या कॉन्वर्सेशन करता है। ये रोनित जिन औरतों से चैट करता है उन सब की जितनी ज्यादा और जितनी जल्दी हो सके इंफॉर्मेशन निकालो। आपका और रोनित का चक्कर चल रहा है ना? है नहीं सर, हाँ 1 महीना पहले मैंने उसे छोड़ दिया। नाउ ही इज माय एक्स। छोड़ा क्यों? ऐसे ही। कुछ तो रीजन होगा। हाँ रीजन है। क्या? वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। मतलब? बड़ा स्टड बना फिरता था, लेकिन उस मामले में बिल्कुल जीरो। उस मामले में? मतलब किस मामले में? सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो बेड में बहुत ढीला था। फ्लॉप शो, जीरो। हो सकता है रोनित अपनी इसी कमजोरी को छुपाने के लिए चैटिंग का सहारा ले रहा हो। मैडम ये भी हो सकता है कि रोनित ने अपने हैंडसम होने का फायदा उठाया हो। पाटिल एक पॉसिबिलिटी और भी है कि घर में एक ही लैपटॉप हो और रोनित के हैंडसम होने का और लैपटॉप का दोनों का फायदा उसका बाप उठा रहा हो। मैडम मैं क्या फायदा उठाऊंगा? चैटिंग करना तो दूर, मैंने तो आज तक लैपटॉप को हाथ भी नहीं लगाया। और मेरा बेटा रोनित वो भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैडम वायरलेस पे खबर आई है, आइडियल कॉलोनी के टेरेस से एक लड़की ने कूदकर आत्महत्या की है। एक ही सोसाइटी में दूसरा हादसा। सब खत्म हो गया हमारा। हटो पीछे हटो, पीछे हटो। मैडम ये लड़की का नाम स्नेहा पवार है। इसी टेरेस से छलांग लगाई थी? हाँ मैडम। रिका में बॉडी कवर कर। पाटिल फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाओ और लड़की ने जहां से छलांग लगाई थी वहां देखो कुछ फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या। ये टेरेस हमेशा खुला रहता है? हम तो बंद भी कर दें मैडम, लेकिन क्या करें, ताला तो चाहिए ना बंद करने को। अब कितनी बार तो हम अपने उस चेयरमैन साहब को बोले हैं कि ताला ला कर दो, मानते ही नहीं है बात को। देखिए ऐसी घटना घट गई, अब जाके अकल आएगी इनकी। देखिए मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, सॉरी, लेकिन हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी पड़ेगी। आपके घर में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपके बेटी ने ये कदम उठाया? कोई प्रॉब्लम नहीं थी मैम, बल्कि हम सब लोग खुश थे क्योंकि स्नेहा की शादी होने वाली थी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि इसने ऐसा क्यों किया। हो सकता है ये उसके शादी से जुड़ा हुआ हो। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, उल्टा वो तो खुश थे कि उसकी शादी हो रही है। आइडियल सोसाइटी में एक के बाद एक मौतें हो रही थी। पहले शिल्पा की मौत जो कि क्लियर नहीं था कि वो एक हादसा है या फिर एक कत्ल, और अब स्नेहा की आत्महत्या। ये दोनों मौतें एक ही सोसाइटी में एक ही हफ्ते के अंदर हुई थी या फिर इनका एक दूसरे से कोई सरोकार था? आखिर स्नेहा की आत्महत्या की वजह क्या थी? क्या यह वजह उसकी शादी से जुड़ी हुई थी? अब कौन सी नई पहेली पुलिस को उलझाने वाली थी? एकदम सीधी सादी लड़की थी साहब, वो हमेशा सर झुका के चलती थी, एकदम नाक की सीध में चलने वाली। क्या कभी तुमने देखा कि कोई लड़का उसे छोड़ने आया हो या लेने आया हो? नहीं साहब, कभी नहीं देखा। सर स्नेहा शादी नहीं करना चाहती थी, उसने मुझे खुद बताया था कि उसकी शादी ज़बरदस्ती करवाई जा रही है। उसने मुझे रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं उसके फादर के साथ बात करूं, उन्हें समझाऊं। सर मैंने उनसे बात करने की कोशिश भी की पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। पाटिल स्नेहा की मौत ऊंचाई से गिरकर सर पर चोट लगने की वजह से हुई है। मैडम इसका मतलब है शादी से दुखी होकर उसने सुसाइड कर लिया। ये स्नेहा का बाप उसकी शादी जबरदस्ती कर रहा था, लेकिन क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है स्नेहा को कोई और लड़का पसंद था जो उसकी फैमिली को पसंद ना हो? पाटिल एक काम करा, ये स्नेहा का सोशल मीडिया प्रोफाइल फिर से चेक करो, जितनी ज्यादा जानकारी हो सके निकालो, और उसके ससुराल में जाकर भी पूछताछ करो, शायद कुछ पता चले। ओके मैडम।
हमने सुना है कि आपके बड़े बेटे की शादी स्नेहा पवार के साथ तय हुई थी। जी। तो शादी में ऐसी क्या प्रॉब्लम आई? आपने कुछ डिमांड वगैरह किया था क्या? नहीं सर, डिमांड की कोई बात नहीं थी। हाँ, लेकिन क्या? लेकिन हम ये शादी तोड़ना चाहते थे। क्यों? हमें स्नेहा का एक ऐसा वीडियो मिला जिसमें वो खुद अपने कपड़े उतारकर, वो वीडियो स्नेहा ने खुद बनाया था। अब आप ही बताइए सर, कौन ऐसी लड़की से? वो वीडियो आपको कहाँ मिला? वो वीडियो हमारे दरवाजे पर कोई छोड़ गया था। आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसी एनवेलप में डीवीडी आई थी। इसे देखो, आंखें खुल जाएगी। माफ कीजिए, हमें आपको यहाँ बुलाना पड़ा। स्नेहा के इस वीडियो के बारे में आप जानते हैं? आप इस वीडियो के बारे में जानते हैं? हाँ, कुछ हफ्ते पहले स्नेहा का लैपटॉप खराब हुआ था। स्नेहा कॉलेज गई थी तो मैंने सोचा वो लैपटॉप ठीक करवाऊं, इसलिए मैंने एक कंप्यूटर मैकेनिक को घर में बुलाया था। पता नहीं इसे क्या हो गया है, जरा चेक करके बताओ। जी, मैं देखता हूं। मैकेनिक लैपटॉप चेक कर रहा था, मैं किचन में चाय बनाने गया और बाद में मैंने वापस आकर देखा तो ए, क्या कर रहा है? बंद कर। अरे सर, मैंने कुछ नहीं किया, ये वीडियो पहले से ही लैपटॉप में था। ठीक है, लैपटॉप ठीक हो गया ना? हाँ, हो गया। चल निकल। तेरे पैसे ले। चल निकल, चल जा, भाग। मुझे लगा कि उसने वीडियो सिर्फ देखा है, लेकिन बाद में पता चला कि उसने उस वीडियो की एक कॉपी बनाकर अपने पास रख ली थी। क्या कर रहा है? बंद कर। बाद में वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो ये वीडियो स्नेहा के ससुराल वालों को दिखा देगा। तो आपने पैसे दिए उसे? गिन ले, पूरे 50,000 हैं। और प्लीज अब वो वीडियो डिलीट कर दे, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अरे तेरे बेटी की जिंदगी इतनी सस्ती थोड़ी ना है, कम से कम 50 तो और बनते हैं। उसके बाद तो मैं खुद को भी नहीं बोलूंगा कि ऐसा कोई वीडियो था भी। ठीक है? स्नेहा की एक गलती ने मुझे पूरी तरह फंसा दिया था। मेरी इज्जत एक 2 कौड़ी के आदमी के हाथ में थी। और स्नेहा की ये गलती आप सह नहीं पाए और उसको इतना टॉर्चर किया कि उसने जान दे दी। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने तो सिर्फ बाप होने के नाते थोड़ी नहीं, आपने बहुत नाइंसाफी की है। कभी कभी बच्चों का दोस्त बनकर देखना चाहिए। हो सकता है वो आपको सारी बात बता दे जो आप बाप बनकर नहीं जान पाओगे। खैर, जिस मैकेनिक को लैपटॉप दिया था उसकी दुकान कहाँ है? जय कनोडिया तुम्हारे यहाँ काम करता है ना? बुलाओ उसे। हाँ साहब, लेकिन वो तो 3 दिन पहले गाँव गया है। उसका मोबाइल नंबर है? नंबर दो उसका। हाँ साहब। जैसे ही वो आता है मुझे इस नंबर पर इन्फॉर्म कर देना। और हाँ, हम यहाँ आए थे, उसे पता नहीं लगना चाहिए। मैम ये देखिए, रोनित के लैपटॉप से हम लोगों ने और कुछ इंफॉर्मेशन रिकवर की है। यहाँ देखिए, ये वीडियो रोनित के लैपटॉप पे कैसे आया? लेट मी चेक। मैम ये स्नेहा के आईपी एड्रेस से सेंड किया गया है। पिछले 5 महीने से ये दोनों एक दूसरे से ऑनलाइन चैटिंग कर रहे थे। पाटिल, ये रोनित को उठाने का समय आ गया है। उठाओ उसे। रिका में शिल्पा का जिस दिन खून हुआ था यही था ना उसके साथ? नहीं मैडम, मैं इस आदमी को नहीं जानता। बीवी पे शक करते हो और उसके चैट फ्रेंड को नहीं जानते? ये रोनित है, यानी रॉन फॉर यू, जो तुम्हारे बीवी से चैट करता था। सर, मैं भी इस आदमी को नहीं जानता हूँ। पता तो तुझे सब है, लेकिन बोलेगा नहीं तू। बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों से चैट करने का? चल बोला भी, स्नेहा का वीडियो तेरे लैपटॉप में कैसे आया? मैम, मैंने वो वीडियो आज तक नहीं देखा।
मुझे तो ये भी नहीं पता वो मेरे लैपटॉप में था। ये दोनों ऐसे नहीं बोलेंगे। खाना पीना बंद करो इनका। जब तक बोलते नहीं है बिठा के रखो। पाटिल, ये रोनित शरीर से भले ही ढीला हो लेकिन दिमाग से बहुत तेज है। ये हमें घुमा रहा है। एक काम करो, ये स्नेहा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब निकालो। आखिर किसने क्या किया है यही पुलिस को नहीं पता चल पा रहा था। शशांक उनकी कस्टडी में था लेकिन उसने शिल्पा का खून किया है इस बात का कोई सबूत नहीं था। रौनित भी अंदर था लेकिन उसका फोटो चैट विंडो में मौजूद था। इसके अलावा ऐसी और कोई चीज नहीं थी जो इस बात की तरफ इशारा करती हो कि रौनित ने शिल्पा को मारा है। और उसी में स्नेहा की खुदकुशी ने पुलिस के सामने एक और सवाल खड़ा किया। पुलिस को शक था कि राजेश भी झूठ बोल रहा है। स्नेहा का वीडियो रौनित के लैपटॉप पर था लेकिन रौनित उसे जानता तक नहीं था और रौनित की गर्लफ्रेंड शीना उसके बारे में कुछ और ही बोल रही थी। अब सही मामले का बाहर निकलना जरूरी था। मैडम आले नहीं आले। हेलो, एक काम करो, उसे बातों में उलझा कर रखना, कहीं जाने मत देना। हम अभी पहुंचते हैं। रिका मैंने मिलवा निघायचं आपल्याला। अरे साहब, काय को मेरे को 2 घंटे से रुका के रखा है? तब तक 2-4 कंप्यूटर तो रिपेयर हो जाते थे। अब तुझे कुछ रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम ही तेरे कुछ पार्ट रिपेयर करवाएंगे। सर्विसिंग का टाइम हो गया तेरे। चल क्या है? अरे साहब, पर मैंने किया क्या है? अरे चल चल। सर बताता सर, स्नेहा के वीडियो के नाम पे मैंने उनसे पैसे मांगे थे। उसके बाप ने मुझे 50 की दूसरी किस्त जब नहीं दी तो मैंने उसका वीडियो डीवीडी में कॉपी करके उसके ससुराल वालों के दरवाजे पे रख दिया था। बस मैंने और कुछ नहीं किया साहब। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं मारा उसको। और किस किस को दिखाया वीडियो? मैंने वीडियो किसी को नहीं दिया था। हाँ, बस एक बार आइडियल कॉलोनी के वॉचमैन को मैंने वो दिखाया था। बोल। बता दें साहब, सच सच बता दें। वो स्नेहा मैडम का वीडियो हमको जय बताया था साहब। और उसके बाद हमको सोते जागते बस वही दिखाई देती थी साहब। बोर आ गए थे उसके चक्कर में। अब हमको लगा कि जब वो खुद ही अपना फोटो ऐसा निकाली है तो वो हमको मना नहीं करेगी। उसको क्या लाज शर्म। हमको लगा वो आराम से आ जाएगी। फिर एक दिन हमको मौका मिला। अरे कहाँ मरने जा रही है मैडम? हैं? अरे जाते जाते थोड़ा ठंडक हमको ही पहुंचा के जाओ। सुनो सुनो, बहुत न्यारे हैं हम। तुम माँ कसम खुश कर दो आज। हैं? तेरे जैसे आदमी को सड़क पर चलती हर लड़की तेरे बाप का माल लगती है ना। तुम लोग इस हवस के चक्कर में एक पल में जिंदगी को मौत में बदल देते हो। तेरा इलाज तो अभी यहाँ पे होगा। स्नेहा की मौत जो दरअसल एक आत्महत्या लग रही थी वो असल में कत्ल था। उसकी गुत्थी सुलझ चुकी थी लेकिन शिल्पा के केस में पुलिस को अब भी किसी उम्मीद का इंतजार था। रौनित और शशांक दोनों पुलिस कस्टडी में थे लेकिन सबूतों के अभाव में कातिल की पहचान होनी अभी बाकी थी। इसी जद्दोजहद में पुलिस के सामने अचानक एक नए अपराध की पहचान हुई। मैम, रोनित के चैट पे अभी किसी लड़की ने चैट करना चालू किया है Z_love के नाम से। जल्दी चलो। ये देखिए, ये वो लड़की है। इस लड़के से फॉर्मल चैट करो, कुछ भी, हाय हाउ आर यू, और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो। ओके, हाय व्हाट्सअप। मैम ये तो कह रही है चैटिंग बहुत हुई, मिलने के लिए बुला रही है।
उसे पूछो कब और कहाँ मिलना चाहती है। ओके, वी कैन मीट। मैम ये तो आज 2 बजे बाजार रोड जूस सेंटर के पास बुला रही है। ओके करो, और उसे कहो तुम ग्रीन ड्रेस पहन कर आना। ओके। तुम्हारा यानी रोनित का फेवरेट कलर ग्रीन है। घेऊन येताल आतमध्ये। तुम्हें मैंने कहा था ना कि मैं बहुत इज्जतदार घर से हूँ, फिर भी तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, तुम्हें क्या मिला घटिया आदमी? मैडम कौन है ये औरत? मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ। क्या बोला? घटिया आदमी तो मुझे नहीं जानता है। रिका में घेऊन जा रोनितला। मुझे इन सब चीजों में फंसाने के बाद तो खुद बचना चाहता है। हाँ, आप इतने इज्जतदार घर से फिर भी ऐसे घटिया इंसान के चक्कर में पड़ी क्यों? अपनी मजबूरी की वजह से मैडम। कैसी मजबूरी? मैं शादीशुदा हूँ मैडम। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं और अभी तक मैं अपने हस्बैंड को एक बच्चा तक नहीं दे पाई। मेरी पूरी फैमिली मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी कराना चाहती है। इसी दौरान मैं चैट रूम में रोनित से मिली। उसे मैंने अपना सारा दुख बताया। उसने कहा कि वो मुझे बच्चा दे सकता है, और फिर कई दिनों तक हमारी बातचीत भी नहीं हुई। मेरे पति आज वकील से मिलने गए और प्रेशर में आके मैं रोनित से मिलने चली गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है मैडम। अगर इन सब के बारे में मेरी फैमिली को पता चल गया तो मेरा जो बचा कुचा घर है वो भी उजड़ जाएगा। देखिए, घबराइए मत, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मॅडम, सायबर एक्सपर्टला अजून एक इन्फॉर्मेशन मिळाली आहे। मैडम ये देखिए, रोनी के आईडी से ये चैट शुरू हुई थी और अचानक से बंद हो गई। और एक बात मैडम, हम लोगों ने जो डिलीटेड चैट हिस्ट्री रिकवर की है उसमें से हम लोगों को एक न्यूड फोटो मिली। ये तो शिल्पा है। इसका मतलब है रोनित ने वाकई इसके साथ। एक मिनट, रोनित अभी हमारी कस्टडी में है और उसका लैपटॉप भी हमारे पास है, तो ये चैट कहाँ से शुरू हुई है? नहीं मैम, ये चैट लैपटॉप से नहीं, मोबाइल से शुरू हुई। उसका IMEI नंबर मिलेगा? मैम ये रहा। क्या बात, बहुत जल्दी में हो? जी मैं वो कौन है ये? ये मेरा छोटा बेटा है, हॉस्टल में रहता है। छुट्टियों में घर आया था और आज वापस हॉस्टल में जा रहा था। और मोबाइल नंबर भी तुम्हारा ही यूज कर रहा था। तुम तो वाकई छोटे निकले। चल बोला भी, ये रोनित के आईडी से कौन चैट करता था, तू या तेरा बाप? बोल। मैम और तो और लड़कियों से नहीं चैट करता था, रोनित भैया की फेक आईडी से। मैम रोनित भैया की पर्सनालिटी इतनी अच्छी थी कि सारी लड़कियां उनसे ही बात करती थी, मुझसे कोई बात ही नहीं करती। तभी मुझे ये आइडिया आया था। और तो लड़कियों से बात करते करते उन्हें इस हद तक लेके जाता था कि
वो खुद ही मुझे अपने न्यूड फोटोज और वीडियोस भेजती थी। आई स्वेयर मैंने कभी उन फोटोज और वीडियोस को सेव नहीं किया। मैं बस उसे देखकर सारी डिलीट कर देता था। शिल्पा ने भी तुम्हें ऐसे ही न्यूड फोटोज भेजे थे और बात इस हद तक गई कि तुमने उसे जान से मार डाला। मैंने इसे बहुत समझाया, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। और एक दिन रोनित क्या? रोनित! अरे कहाँ है रोनित? अरे रुको 1 मिनट। रोनित घर में नहीं है, वो शहर से बाहर गया हुआ है। तो फोन करके बुला लो उसे वापस। उसने मुझसे इंटरनेट पे चैट करके मुझे बेवकूफ बनाया, मुझे बहला फुसलाकर मेरे पैसे वाले पिक्चर देने पर मजबूर किया उसने। उसको आप अभी के अभी बुला लो। मुझे मेरे सारे पिक्चर चाहिए और डिलीट करो अभी के अभी सारे पिक्चर, वरना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ये क्या तमाशा लगा है? खुद को ऐसी हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती? उल्टा मेरे बेटे को गाली दे रही हो। निकलो मेरे घर से। अभी तुझे बाप बना याद है? अभी हाँ तब कहा था जब तेरा बेटा गंदी हरकतें कर रहा था। कहा था तू दबा दूरू कभी। तुझे और तेरे बेटे को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, देख लेना। दोनों को अंदर करवाऊंगी मैं, पुलिस के पास लेके जाऊंगी, देख लेना। उसके 4 दिन बाद ये घबराया हुआ मेरे पास आया। पापा मैं उस शिल्पा को समझाने की कब से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मान रही। वो कह रही है कि वो पुलिस में चले जाएगी। पापा वो पुलिस में चली गई तो फिर मैंने मना किया था ना उससे बात करने को। लेकिन पापा मैं बात नहीं करूंगा तो पुलिस में चली जाएगी वो कह रही है, और फिर रोनित भैया को पकड़ लेगी तो मैं भी फंसूंगा ना। पापा प्लीज आप कुछ करो ना। पापा प्लीज। तुम्हें किसने कहा था इन चक्करों में पड़ने को? पापा आई एम रियली वेरी सॉरी पापा, प्लीज पापा माफ कर दो। आप कुछ करो ना पापा आप कर सकते हो प्लीज पापा। अच्छा ठीक है तू रो मत, ना ही कुछ करता हूँ। माफ कर दो मेरे बेटे को। अभी बच्चा है, वो सिर्फ 16 साल का है। इस उम्र में ऐसी गलतियां हो जाती। ये संस्कार दिया आपने अपने बच्चों को, हाँ, कि औरतों के साथ चैटिंग करे? संस्कार की बात तू कर रही है, जो रोज इंटरनेट पे अपने नए चाहने वाले को मेरे घर में खड़ा होके मुझसे ज़बान लड़ा है, मुझसे ज़बान लड़ा है। बच्चों की मदद करना और गुनाह करना, इन दोनों में फर्क है और ये आपको समझना चाहिए। खैर, जेल में तो काफी समय मिलेगा दोनों को समझने और समझाने के लिए। हर आविष्कार के कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी। आज इंटरनेट ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, तो वहीं कुछ आपराधिक सोच वाले लोगों ने इसका दुरुपयोग करने के रास्ते भी ढूंढ निकाले। हीरालाल को स्नेहा के कत्ल के लिए और वेणुगोपाल को शिल्पा के कत्ल के लिए सजा हुई। कार्तिक को साइबर क्राइम और महिला की मानहानि के लिए दोषी माना गया। चूंकि कार्तिक एक नाबालिग था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, हमारी जिंदगी नहीं है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।